हो चाहिए। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, या सॉरी, जो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के साइंटिफिक मेथड को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। ठीक हो गया। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। जैसे अभी ये कोविड आया है, कोविड को सोल्यूशन करने के लिए जो हमने मेथड यूज किए हैं उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कह सकते हैं। कोविड की वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए या उससे कॉप करने के लिए, उससे उसके साथ फाइट करने के लिए जो भी बायोलॉजिकल जो मेथड्स यूज किए गए हैं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक हो गया। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है साइंटिफिक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंस 500 ईयर्स जो है ना। From the Galileo's experiment to current research, the biological method has contributed to the achievements of medicine, ecology, technology. Biological method also ensures the quality of data for public use. तो ये होगा कि इसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, या कोई भी नई टर्मिनोलॉजी आपकी आ सकती है उसके अंदर आप कह लें। उसमें यह है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो डाटा को पब्लिकली अवेलेबल भी करता है कि अगर एक किसी ने कोई स्टडी की है उसको किसी दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी शख्स उसको स्टडी कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल मेथड के अंदर होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारे पास, उसमें हम जब होती है तो उसको हम डिटेक्ट करना होता है, उसको हाइपोथेसिस बनाना होता है, उसकी डिडक्शन होती है हाइपोथेसिस की। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके हवाले से ऑब्जर्वेशन होती हैं, उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस से आगे हम डिडक्शन करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आता है वो आइदर आपकी ऑब्जर्वेशन को, हाइपोथेसिस को, डिडक्शन को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता, उसकी बेस पे आप थ्योरीज और लॉज बनाते हैं। ठीक हो गया। In biology, new things are being discovered and long-held theories are being modified or replaced with better ones as more data knowledge is accumulated. जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी वर्ल्ड के अंदर, तो क्या होता है कि जो पहले से लॉज बने हुए हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं, उनकी उनको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर उनको जैसे इसकी नेचर सिलेक्शन की थ्योरी थी, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, वो थ्योरी थी। वो क्या हुआ कि उसके बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तो इन्फॉर्मेशन से हमने जो है ना मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर हुए। तो क्या हुआ है कि वो थ्योरीज हमने जो है रिजेक्ट कर दी कि जो है कि जो नेचर सिलेक्शन की थ्योरी थी वो हमारे पास वो कैंसिल हो गई थी। इसमें यह है कि फॉलोइंग स्टेप्स हैं इसके। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया कि आप जो है कोई सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है एलियन, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन ऑब्जर्वेशन होती हैं, उसको देखें कि किस तरह से ये जो है मतलब अटैक करती है, क्या क्या रीजन हो सकती है इसके अटैक की, वो सब आप देख के। ऑब्जर्वेशन आपकी विजुअल भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या कहते हैं हिंट बेस भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन किसी भी तरह से हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है कि आप उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर कोई एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो स्टेटमेंट एक बनाते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनती हैं हाइपोथेसिस में। डिडक्शन क्या होता है कि हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट्स आपने बनाई हुई है उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको आप जो है ना मतलब डिटेक्ट करते हैं रीजनिंग की बेसिस के ऊपर या ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर, उसको जो है ना आप डिटेक्ट करते हैं। देन आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि उन जो एक डिडक्शन आपने डिडक्टिव स्टेटमेंट आपने निकाली है, यूज करके हाइपोथेसिस आपने निकाला है, उनकी बेसिस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, आपका कंट्रोल ग्रुप होता है या एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, उसकी बेस पे आप बताते हैं कि जो है ना क्या है आपका डिडक्शन जो है वो ठीक है या फॉल्स है। देन हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। आप उसको जो है ना जितने भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कितने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनके अंदर ये शो हुआ है, उनके अंदर ये शो नहीं हुआ, ये सिम्टम्स आए थे, उनके अंदर ये सिम्टम्स नहीं आए थे, तो उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर टेबल्स और ग्राफिक्स की फॉर्म में आप जो है ना उनके रिजल्ट्स को शो करते हैं, समराइज करते हैं। रिपोर्टिंग द रिजल्ट, आपको उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना होता है कि आगे जो है ना आपने बताना होता है कि रिजल्ट्स को जो है ना ये रिजल्ट्स थे, उनकी बेसिस पे हमने ये नतीजा, ये रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर हमने ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये चीज़ है। The details of these steps are under the recognition of biological problem. Biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. जब भी कोई biological problem आती है तो वो biological method की तरफ जाते हैं। A biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or come in biologist's mind by itself. देखोगे
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कोविड आया था, कोविड-19 आया था, तो आप क्या करते थे, आपके माइंड में ये था कि ये जो है ना वायरस पहले जनरेट कहाँ से हुआ, ठीक हो गया। तो वो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू हाइपोथेसिस बनाएंगे, डिटेक्शन बनाएंगे कि ये जो वायरस है ये आया ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से आया। देन ये स्टडीज करना गया कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है और इसकी इतनी ज़्यादा मरीज जो है ना क्यों बन रहे हैं। देन ये हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इफेक्ट हो रहा है। देन ऑब्जर्वेशन एट द फर्स्ट स्टेप इन द सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल recalls his or her previous observation or make new ones. ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। क्या आप विजन से, हियरिंग से, स्मेल से, टेस्ट से, टच से, कि आप जो है ना मतलब अपने माइंड को यूटिलाइज करते हुए जितनी भी आप सेंसेस हैं उनको यूटिलाइज करते हुए कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या आपको सामने किस तरह से नजर आ रहा है। आप देखते हैं कि कोविड का पेशेंट है आपके सामने, उसको कफिंग हो रही है, पहले उसको कफिंग नहीं थी, तो आप देखेंगे कि कोविड के जो सिम्टम है उसके अंदर कफिंग है, ठीक हो गया। उसका क्या कहते हैं आपका, उसको बुखार आ जाता है, तो जो है ना कहेंगे क्या कोविड का पेशेंट हो जाना ये सिम्टम है कि उसको बुखार आ जाता है, उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। पहले उसका सांस नहीं फूलता था, कोविड का पेशेंट है जो उसकी जो है ना सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसके ये सिम्टम्स हैं, ये आप ये कह सकते हैं उसके अंदर, अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसकी के ऊपर। एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर गिवन बिलो। अब दो टाइप्स हैं इसकी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक हो गया। क्वालिटेटिव जो होती है ना ये आपकी सिर्फ लफ्जों में होती है, ठीक हो गया, उसके अंदर ये एक्यूरेट नहीं है। जो क्वांटिटेटिव है वो एक्यूरेट फॉर्म के अंदर होता है कि ये आपके पास नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म के अंदर होगी, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी, ठीक हो गया। ये देखिए ना इनकी डेफिनेशन ये दी हुई है। Quantitative observations are considered more accurate than qualitative ones because the formers are invariable and measurable and can be recorded in terms of numbers. जो आपके पास क्वांटिटेटिव है, ये वाली जो क्वांटिटेटिव है, इसके अंदर आप जो है ना ये मेजरेबल है, वेरिएबल है, इनवेरिएबल है। मतलब ये जीरो है ना तो जीरो चेंज नहीं हो सकता, ये 100 है तो 100 चेंज नहीं हो सकता, इनवेरिएबल है। अभी देखें ना, कोल्डर एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें अंदर आप एक स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कितना है, ठीक हो गया। इसके अंदर आपने एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया कि ये इतना होता है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। जब 100 आपने स्पेसिफाई कर दिया जो इनवेरिएबल है ये, और इसको हम मेजर कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर के, आप किसी भी थर्मामीटर से या किसी भी उससे ज़्यादा मेजर कर सकते हैं इसको। अब और मतलब एक्सटेंट नहीं बताई ना, इसके अंदर इन्फिनिटी है, किसी भी एक्सटेंट तक हॉटर हो सकता है, किसी भी एक्सटेंट तक कोल्डर हो सकता है, तो इस तरह से है। अब ये देखें जैसे हैवियर है कि हैवियर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कि आप जो है ना मतलब 5 ग्राम हैवियर है, 10 ग्राम हैवियर है। जब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये 10 ग्राम हैवियर है इस चीज़ से, तो क्या होगा कि वो 10 ग्राम आपके पास इनवेरिएबल है, वो आप मेजर भी कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर ये डिफरेंस है। जो क्वालिटी है, ठीक हो गया, आप इसे देखें क्वांटिटी, क्वांटिटी से याद रखें, क्वांटिटेटिव को क्वांटिटी और क्वालिटेटिव को क्वालिटी से, जो है ना उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं। और क्वांटिटी अगर आपके सामने हो तो आप मोस्ट एक्यूरेटली बता सकते हैं एज कम्पेयर टू क्वांटिटी, ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग what others have done in the past because scientific knowledge is ever growing। मतलब ये है कि आप उस हवाले से पहले से देखें कि किसी ने कोविड के ऊपर टेस्ट किया हुआ है, कोविड के हवाले से कोई पेपर पब्लिश हुआ है, तो पहले सबसे पहले यही होगा कि पहले हम देखें कि अगर उसने किया हुआ है तो उसने क्या क्या रीजन बताई थी, उनकी बेसिस के ऊपर अभी जो रीजन हमारे सामने नजर आ रही है क्या वो उससे मिलती जुलती है या उससे डिफरेंट है। अगर उससे मिलती जुलती है तो उसके मिलते जुलते बेसिस के ऊपर हम जो है ना उसे मतलब वैसे ये होगा कि वही ऑब्जर्वेशन उसने बनाई थी वही ऑब्जर्वेशन हम बनाएंगे। अगर उससे डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे कि अपनी सेंसेस की बेसिस के ऊपर नई आप जो है ना मतलब बताएंगे, नई ऑब्जर्वेशन आप बनाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। Observation do not become scientific observation until they are recognized and related to a question, ठीक हो गया। आप कोई भी ऑब्जर्वेशन बन रही हो जब तक वो उस क्वेश्चन से जो हमारे पास मेन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ना हो, तो तब तक वो बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं बन सकती हमारे पास, जो बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है,
ठीक हो गया। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज और हर अदर ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट दैट मे प्रोड्यूस टू बी आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ठीक हो गया। आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें उसके आंसर के तौर पर एक स्टेटमेंट आप बना लेते हैं। ठीक हो गया। उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे हाइपोथेसिस, और मल्टीपल स्टेटमेंट भी बन सकते हैं। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब इसकी आप डेफिनेशन बताएंगे द हाइपोथेसिस की, अगर कोई भी डेफिनेशन, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। It may be defined as the proportion that might be true. The hypothesis should have the following characteristics. ठीक हो गया। एक हाइपोथेसिस की जो है वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जो जो इसने बताई है कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होगी। ये नहीं है कि आप स्पेसिफाई कर दें किसी के ऊपर, ये जनरल होगी स्टेटमेंट। और टेंटेटिव आइडिया होगा, ये नहीं कह देंगे कि आपने जो आपने बात कर दी है ये फुल एंड फाइनल बात है, ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक हो गया। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आप ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं उनके साथ ये लिंक करना चाहिए, मतलब उनको जो है ना, मतलब ये चेक इन करना चाहिए, उनको उसको प्रूफ करना चाहिए कि जो है ना उनके साथ जो है ना, मतलब उसको आप देखेंगे उनके ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर ही ये बना है, उनके साथ एग्री कर रहा है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसमें ये होगा कि इसकी वर्डिंग आप लोग वो सोच समझ के रखी जाती है कि हर एक बंदे को इजीली समझ आ जाए। कोई ऐसे डुअल मीनिंग या कोई ऐसी जो है ना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं रखी जाती कि जो है ना हर एक एरिया का बंदा उसको किसी तरह से समझ रहा है, कुछ दूसरे एरिया का उसको किसी तरह से समझ रहा है। तो ये होता है सिंपलिसिटी रखी जाती है ताकि इजीली समझ आ सके। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फिजिबल। आप जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसको आप लैब के अंदर टेस्ट भी कर सकें, और उसको टेस्ट करने की आपके पास अवेलेबिलिटी भी हो। ये ना हो कि आपके पास टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, अब उस टेक्नोलॉजी की बेस पे आप जो है ना उसको बना देते हैं कि ये सीन है। आपके पास टेक्नोलॉजी आनी है 20 साल के बाद, आप उस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर आप एक हाइपोथेसिस बना देते हैं। आप इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली, इन अदर वर्ड देयर शुड बी अ वे टू शो दैट हाइपोथेसिस इज फॉल्स। कि आपके पास वो एक प्रोसीजर होना चाहिए, आपके पास एक तरीका होना चाहिए जिससे आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। अ वे टू डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस। A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formation of hypothesis. Biologists use reasoning to formulate a hypothesis. देखो क्या, ये रीजंस को देखते हैं। आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग एबिलिटी और क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास, और केयरफुल आपके पास थिंकिंग होनी चाहिए, जिससे आप जो है ना एक हाइपोथेसिस को बना सकते हैं ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर। देन है हमारे पास डिडक्शन। जो हमारे पास है डिडक्शन है, नेक्स्ट स्टेप है। बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। इसकी डेफिनेशन आप ये करेंगे, डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज, द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज डिडक्शन। ठीक हो गया। तो इस पर्पस के लिए क्या है कि आप लॉजिकली जो है ना, मतलब डिडक्शन से कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि बाद में आने वाली चीज। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो आप एक स्टेटमेंट, आप फाइनल स्टेटमेंट आप डिडक्ट करवाते हैं हाइपोथेसिस की बेस पे, उसको हम कहेंगे हमारे पास डिडक्शन है। For this purpose, a hypothesis is taken as a true and expected results are drawn from it. ठीक हो गया। कि आप ये देखा जाता है कि जो है ना आपके हाइपोथेसिस को ट्रू समझा जाता है कि आपका हाइपोथेसिस ठीक है, उसकी बेस के ऊपर रिजल्ट्स ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक हो गया। Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect a certain result. This involving the use of if and then logic. तो इसके अंदर हम if and then logic use करते हैं। If this is the reason behind this, then this would be the result of that। तो इस तरह से जो है ना, मतलब स्टेटमेंट बनती है जो हम रिडक्शन के अंदर बनाते हैं। if and then implies लाजमी होगा। अगर आप ये यूज नहीं करते तो आपकी वो स्टेटमेंट जो है वो जनरल स्टेटमेंट होगी। वो आपकी, आप उसको हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर इफ एंड देन यूज नहीं किया, आप इसी एग्जांपल के अंदर कोई भी स्टेटमेंट ऐसे लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे आपने नेक्स्ट, जब आपको बायोलॉजिकल मेथड विद मलेरियल एग्जांपल बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन है आगे, सॉरी एक्सपेरिमेंटेशन है। इसके अंदर क्या होगा कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है कि आप दो ग्रुप बना लेते हैं।
उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है या नहीं। तो उसके अंदर ये कहते हैं, या फिर जो डिटेक्शन है उसको उसकी रैंडमली जो है ना मतलब टेस्टिंग होती है, और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती है, जिसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि ये जो है ना मतलब हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिकल लर्न फ्रॉम हाइपोथेसिस प्रोटेक्ट, ठीक हो गया। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, और जितने भी इनकरेक्ट होते हैं उनको वो रिजेक्ट कर देता है, जो करेक्ट होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है फॉर फर्दर आपके पास थ्योरीज या लॉज की टेस्टिंग के लिए। तो क्या होगा इसके अंदर, आप दो तरह से जो है ना मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल ग्रुप भी बना सकते हैं, या नॉर्मली जो है ना दो ग्रुप होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ड्रग बनाई है तो उसके अंदर आपने दो है ना एक न्यू ड्रग बनाई है कैंसर के लिए, या आपने लिवर कैंसर के पेशेंट के लिए एक न्यू ड्रग बनाई है, तो क्या होगा कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर नॉर्मल जो पहले से ड्रग यूज हो रही है उनको वो दी जाएगी, जबकि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा कि जो आपने नई ड्रग बनाई है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम जो है ना मतलब वेरिएबल देते हैं, उसको जो है ना मतलब डिफरेंट ड्रग देंगे एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप में। कंट्रोल ग्रुप में आपको नॉर्मली जैसे लोगों को दिया जाता है कि वो जो है ना मतलब एक ड्रग आपने पहले से मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो ड्रग दे दिया उनको, और उनकी जो है सिम्टम्स वगैरह चेक किए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि कैंसर को क्योर कितना कर रही है, फिर इनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। तो वो कंपैरिजन जो है ना उसके अंदर आता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। बायोलॉजिकल गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम, ये देखें वो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करता है। क्वालिटेटिव डाटा बायोलॉजी के अंदर या किसी भी साइंटिफिक फील्ड के अंदर क्वालिटेटिव डाटा को हमेशा से जो है ना मतलब डिग्रेड किया जाता है। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्टिक्स जो है ना जो बायो स्टैटिस्टिक्स है उनके जो जैसे एसपीएसएस टूल है या डिफरेंट और टूल है, स्टैटिस्टिका है टूल, तो इस तरह के टूल जो है वो यूज होते हैं इनके जितने भी हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको समराइज करने के लिए। उसमें क्या होता है कि हम उसके अंदर एवरेज लेते हैं, मीन पॉइंट लेते हैं, मीन डेविएशन लेते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। टू ड्रा कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि आप एनालिसिस करते हैं व्हाट इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया। ये आप लोग ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर आ जाता होता है क्वेश्चन के अंदर। In science, when doing the experiment, it must be controlled experiment. The scientist must contrast an experimental group with a control group. ये देखें ना, दो ग्रुप बना दिए उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। The two groups are treated exactly alike except for one variable being tested. जैसे मैंने आपको बताया कि सबको तकरीबन सेम फूड वगैरह सब सेम दी जाएगी, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि उनको ड्रग डिफरेंट दी जा रही है, इनको ड्रग डिफरेंट दी जा रही है, क्योंकि जो नई ड्रग आपने बनाई है वो जो चीज हमने टेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल इन एन एक्सपेरिमेंटल experiment to test the necessity of the carbon dioxide of photosynthesis, one can contrast the control group, a plant with freely available carbon dioxide, with an experimental group, a plant with no carbon dioxide available। ठीक हो गया। उसके अंदर क्या होगा कि दो प्लांट ऐसे रखती है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा कि उनको फ्रीली अवेलेबल है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, जबकि जो दूसरे हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसके अंदर हम उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को बंद कर दिया होता है। The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis occur in the control group and does not occur in the experimental group। उसकी बेस के ऊपर क्या होगा कि जब आपके पास रिजल्ट्स आएंगे कि ऐसे प्लांट जिनको जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी थी वो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, जबकि जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना नहीं होगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। बच्चे जो हैंड रेज कर रहे हैं आप लोग, आप जो हैंड रेज कर रहे हैं वो मैं एंड पे सिर्फ आपको 5 मिनट्स और दे दें, 5 मिनट्स के बाद आपसे जो है ना आपको मैं क्वेश्चन करूंगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर नेक्स्ट आपसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो ये होगा कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। अब जितने भी रिजल्ट्स आप रिपोर्ट करते हैं उनको हमें जर्नल डिफरेंट बुक्स पब्लिश की जाती हैं, जर्नल्स के अंदर पेपर पब्लिश किए जाते हैं, और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, और यूनिवर्सिटी के जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सेमिनार होते हैं। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। आप जितने भी आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर जो भी रिसर्च हो रही है, जितने भी आप जो है ना मतलब थ्योरीज या लॉज वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो उन सबको पब्लिश करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स ये आ जाता है कि क्यों जरूरी है इनको,
साइंटिफिक रिजल्ट्स को पब्लिश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने अभी यहाँ पे स्टडी किया है, आपने एक्सपेरिमेंट्स ड्रॉ किए हैं, लेकिन आप जापान में बैठा कोई बंदा, उसे नहीं पता, उसको भी कोई सिमिलर प्रॉब्लम अगर फेस कर रहा है वो, तो उसके लिए उसको अपनी सारी जिंदगी दोबारा से, मतलब आपने 10 साल लगा के एक रिजल्ट निकाला है कि ये चीज जो है ना इस तरह से हो सकती है, तो आपके आने वाले बंदों को या जो भी इंडिया के अंदर बैठा है उनको ख्वाब तो नहीं आ जाना कि ये जो है ना इसका सोल्यूशन ये होगा, तो वो अपनी सारी जिंदगी, तो इस तरह से क्या होगा कि उनका टाइम बच जाएगा और वो आपकी स्टडी को कंसिडर करेंगे, तो आपको ज़्यादा इंटरनेशनल वैल्यू भी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स एंड अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। जब ये है कि डिफरेंट समटाइम्स ये होता है कि आपको जैसे आपके मैथ के अंदर होता है कि आपको एक जनरल फार्मूला आपको बता दिया जाता है और प्रॉब्लम्स आपकी जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर होते हैं डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम आती है, तो आप लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू जो है ना उस एक मेथड के थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यही एक चीज आ जाती है कि आप जब एक साइंटिफिक मेथड के अंदर जब आपके पास वेरीफाइड रिजल्ट आपके पास है, तो क्या होता है वो अगर कोई रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर, तो उन रिजल्ट्स को वेरीफाई करता है, और दूसरा ये है कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है ना उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मिलती जुलती प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालने के लिए या उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जल्दी पहुंचने के लिए वो आपके इस डाटा को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये आपके पास है बायोलॉजिकल मेथड। तो इंशाल्लाह जो है ना हम पढ़ेंगे, मलेरिया को स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को यूज करते हुए, किस तरह से मलेरिया जो है वो प्रॉब्लमेटिक था और किस तरह से उसको जो है ना कॉप किया था साइंटिस्ट ने। अब बच्चे अपने हैंड रेज करें वन बाई वन, मैं सबसे क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों से। जी मोहम्मद कासिम, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी मोहम्मद कासिम। सर ये कंट्रोल ग्रुप में डिफरेंट ड्रग्स क्यों दी जाती हैं, एक क्यों नहीं दी जाती? नहीं, मैंने ये कहा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिफरेंट रख दी जाती है, कंट्रोल ग्रुप में तो नॉर्मली पता है कि आपके पास, मैंने आपको बताया कि दो आपके पास ग्रुप है। आप एक पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसके नेम से आपको जाहिर है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर। दूसरा आपके पास कंट्रोल ग्रुप है। तो क्या होता है कि आपके पास उन दोनों ग्रुप के अंदर कैंसर पेशेंट्स हैं। तो क्या करेंगे, पहले से मार्केट में अवेलेबल है कुछ कैंसर की ड्रग्स, आपने जो नई ड्रग बनाई है उसको टेस्ट करना है। आप कंट्रोल ग्रुप को जो पहले से मौजूद ड्रग है वो देंगे, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो आपने जो नई ड्रग बनाई है वो देंगे उसको। अगर तो फिर उनके रिजल्ट्स को कंपैरिजन करेंगे कि कैंसर को कॉप करने में कितना उन दोनों ने जो है ना मतलब रोल प्ले किया है। अगर तो न्यू ड्रग है वो जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से कैंसर को जो है ना मतलब डील कर रही है, तो क्या होगा कि वो आपकी वो जो न्यू ड्रग है वो अप्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया, उसको आप मार्केट में ला सकेंगे। तो इस तरह से होता होगा। ठीक है बच्चे। यस सर। जी बच्चे, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद हम्माद खान। सर जी डिडक्शंस की डेफिनेशन दोबारा बता देंगे? डिडक्शन है द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा है डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ये बच्चे देखें, आप अपनी बुक के अंदर भी देखेंगे ना तो इसकी डेफिनेशन लिखी होती है साथ साथ। इसकी डेफिनेशन ये है, डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। अब हाइपोथेसिस की कहाँ पे लिखी हुई है, ये है द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ये इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी है हाइपोथेसिस की। तो इसी तरह से आगे एक्सपेरिमेंटेशन की या फिर आपके ऑब्जर्वेशन की क्या डेफिनेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर मेंशन है। ठीक हो गया। और बच्चे कोई हैंड रेज करे और किसी को कोई कंफ्यूजन है? आपकी डायरी ये होगी, आपका ये जर्नल है, आपने लर्निंग करनी है इसकी सारी। इसके अंदर जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो आपने राइट अप करना है उनका रफ कॉपी के ऊपर। अगर आपने नीट में नहीं लिखा हुआ तो नीट में भी लिख सकते हैं इसको कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल साइंस की क्या डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और साइंटिफिक मेथड के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं वो सारी चीजें। जी मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, एक सेकेंड हो गया। जी मोहम्मद कासिम। सर बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है?
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी ह्यूमन लाइफ के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फेस कर रहा है, हमारे सामने आ रही है कोई भी प्रॉब्लम। जैसे कोविड है, कोविड का मैंने आपको बताया ये आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और कोविड को ठीक किस तरह से किया जा सकता है, कोविड को इंसानों को कोविड से बचाया किस तरह से जा सकता है, उस प्रोसीजर को जो है ना हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक हो गया? यस सर। जी हसन अजीज, हसान अजीज जी बच्चे, एक सेकंड मैं म्यूट करता हूँ। जी हसान अजीज, जी सर बच्चे। 19 अप्रैल स्कूल खुल रहे हैं। ये सर मोइन को पता है, ये सिर्फ सर मोइन को पता है, आप सर मोइन से पूछे, मुझे नहीं इस चीज का आइडिया। और कोई क्वेश्चन टॉपिक से हवाले से, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? जी मोहम्मद कासिम। सर समराइजेशन का मतलब क्या है? समराइजेशन का मतलब होता है कि आपने एक समरी बना दी। समरी का पता है ना, जो उर्दू में लिखते होते हैं समरी, इंग्लिश में भी समरी लिखते यस हैं, सर। कि आप पूरी यस पूरी सर। उसको एक अपनी वर्डिंग के अंदर बता देते हैं। तो यही होता है कि आपके पास जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको समराइज करके लिख देना होता है आपने। ठीक हो गया? यस सर। समराइजेशन जो है वो समरी से निकला है, कि आप जो है ना किसी चीज की समरी लिख रहे हैं, आप रिजल्ट्स की समरी लिख रहे हैं आप। और कोई कंफ्यूजन बच्चे, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड? जी बच्चे, अब्दुल्ला राजा। अब्दुल्ला राजा। सर किसकी समराइजेशन बनानी है? समराइजेशन बनाने का मैंने कब कहा है आपको? वो तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं ये बता रहा हूँ कि समराइजेशन क्या अच्छा होती है। ठीक है सर। कहाँ ध्यान है आपका? जी नजीउल्लाह। जी बच्चे। बच्चे माइक अनम्यूट करके बोलें, आपने क्या बोलना है, मैंने अलाउ कर दिया हुआ है आपको। नजीउल्लाह हैंड रेज किया है आपने। किसी और बच्चे का कोई कंफ्यूजन है? नजीउल्लाह नहीं बोल रहे। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कुछ बात समझ ना आई हो? जी बच्चे, मोहम्मद कासिम। सर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है बाद में आने वाली चीज के, आपकी कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक हो गया? आप देखें ना, मैं आपको एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल के अंदर देता हूँ। आप जो है ना कि आप अगर कहें कि मैं होमवर्क नहीं कर रहा, मैं स्कूल नहीं जाता, ठीक हो गया, आप ये करते हैं, तो आप इसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि आपके माइंड में होगा कि स्कूल वाले या तो घर वाले मुझे मारेंगे, स्कूल से मुझे डांट पड़ेगी। तो ये सारे जो है ना ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, कि आप अपनी रीजनिंग से देख रहे हैं कि जो है ना मुझे इसके बाद में क्या हो सकता है। ठीक हो गया? इसमें इफ और देन जब मैं एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा, इसके मलेरिया के एग्जांपल के साथ, तो तब आप उसके अंदर रिडक्शन भी बनाएंगे, हाइपोथेसिस भी बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन भी बनाएंगे उसके अंदर, और उनके बेस के ऊपर हम रिजल्ट्स भी चेक करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया? तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। कल हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह। पार्टिकुलर हाइपोथेसिस। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस हो सकते हैं, पार्टिकुलर हाइपोथेसिस। ठीक हो गया? पार्टिकुलर को तो स्पेसिफिक कह यस। सकते हैं, कोई एक किसी खास चीज का स्पेसिफिक हाइपोथेसिस हो।
कोई भी एक स्टेटमेंट आप बना रहे हैं ऑब्जर्वेशन की बेस पे, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। उन स्टेटमेंट्स की लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो है ना, उसको हम लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं, तो वो हम लॉजिकली उसको बता रहे हैं, तो स्टेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे, जैसे क्या हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया था या ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनाया था कि जितने भी हमारे पास पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर मलेरिया है या प्लाज्मोडियम जो है, सॉरी प्लाज्मोडियम जो है वो रीजन है, इसकी मलेरिया की रीजन है। तो उसकी हमने डिडक्शन ये बनाई थी, इफ प्लाज्मोडियम इज द रीजन बिहाइंड द मलेरिया देन ऑल पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक हो गया? तो सर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है कि अगर मलेरिया जो है वो काज कर रहा है, सॉरी प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज कर रहा है, तो जितने भी पेशेंट हैं उनके अंदर तो मलेरिया होना, प्लाज्मोडियम होना चाहिए, जो मलेरिया जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं। जी बच्चे। सर जी जी बोले। सर ये एक्सपेरिमेंटेशन में लाइन द डिडक्शन व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिजियस टेस्टिंग। कौन से एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर कह रहे हैं आप? यस सर, किधर लिखी हुई है? सेकंड लाइन। The deductions which are drawn from hypothesis are subjected to rigorous testing। rigorous का मतलब होता है anonymous, बहुत ज्यादा। ठीक हो गया? ठीक हो गया? यस सर, अनकंट्रोल्ड टेस्टिंग कहने मतलब उसको बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे जाके टेस्ट किया जाता है। बच्चे आप क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट का आप जा सकते हैं। ओके सर। सब लोग जो है ना मीटिंग लीव कर दे, मैं भी जो है ना मतलब कैंसिल कर रहा हूँ। नजीउल्ला एरेज किया, उसके बाद गायब है, यहाँ पे आए ही नहीं है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।